वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीबन 100 पॉइंट्स चढ़ के 25,150 के पार। लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एमएनएम ने भरा जोश। वहीं बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिहार सरकार से ऑर्डर मिलने के बाद चला 2% एनसीसी। वहीं सोने में तेजी से मुथूट फाइनेंस मजबूत। साथ ही एचएसबीसी की बुलिश रिपोर्ट से अंबुजा और दूसरे सीमेंट शेयर में रौनक। उधर स्पॉटलाइट, एनएचपीसी और एनबीसीसी में अच्छी खरीदारी। ऑटो एनर्जी शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन। दोनों इंडाइसेस करीबन 1% मजबूत। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर प्राइवेट बैंक, मेटल और रियलिटी में अच्छी खरीदारी। आज भारत यूएस ट्रेड डील पर बात शुरू होने से टेक्सटाइल शेयरों का सेंटिमेंट हाई। 5% से ज्यादा दौड़ा केआरपी मिल का शेयर। उधर गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग और वर्धमान टेक्सटाइल में भी खरीदारी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है मौजूद मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। इस टाइम पे मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो देखिए, कल तक हमने लगातार पास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि निफ्टी और पूरा ही मार्केट इन ग्रीन जो है वो आके बंद हुआ था। लेकिन कल एक फ्लैटर साइड में कंसोलिडेशन का मोमेंटम बाजार में देखने को मिला। निफ्टी में एक हल्की गिरावट हमें देखने को मिली थी टुवर्ड द क्लोजिंग। लेकिन आज की बात करी जाए तो आज मॉर्निंग से जो मोमेंटम है हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अक्रॉस द सेक्टर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो इस टाइम पे नजरिया है वो पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज बुल्स इस टाइम पे ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू बियर्स। निफ्टी ऑटो की बात करी जाए तो करीब करीब 1% के गेन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो हमें पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिला था कि जो बैंक निफ्टी है वो बैकफुट पे कामकाज कर रहा था। लेकिन वापस से 2-3 दिन से यहाँ पे भी हमें एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी भी खबरों के दम पे जो बाकी के इंडाइसेस हैं वहाँ पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या जो वर्स्ट था हमने पीछे छोड़ दिया है, या ये तूफान से आने से पहले हमें एक माहौल बनता हुआ बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है? ये बहेती सर से जान लेते हैं। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। क्या लगता है बहेती सर, इस टाइम पे कुछ होने वाला है मार्केट में तो उससे पहले खुशियां मनाई जा रही है, या जो वर्स्ट था वो हमने छोड़ दिया है? जो एक कंसोलिडेशन का मूड हमें लंबे सत्र तक देखने को मिला था, जो बेयर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब बुल्स ने ओवरटेक कर लिया फाइनली? जी कंचन जी, देखिए अग्रेसिवली शॉर्टिंग हुई थी एफआईज के तरफ से, और जून से ऑलमोस्ट हमने देखा था कंटिन्यूसली 6 वीक मार्केट गिरा। उसके बाद थोड़ा सा एक संभलने का कोशिश किया था 24,400 के रेंज में, और उसके बाद एक बाउंस बैक जरूर दिया था और वो फेल होता हुआ देखने मिला। बट अब हमें लग रहा है ये सेकंड अटेम्प्ट है और ये काफी स्ट्रेंथ के साथ देखने मिल रहा है। और सेक्टर रोटेशन देखिए काफी अच्छे है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो के साथ ये सब चीजें मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें वेल प्लेस्ड है। हमें लग रहा है कि ऊपर में वापस 25,600 तक का मूव दिखा सकता है निफ्टी में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो एग्जैक्टली 25,050 25050 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए ये एक थोड़ा सा लगाड़ इंडेक्स रहा था, बट इसमें भी एक पुलबैक बहुत स्ट्रांग अब देखने मिल रहा है। और अब हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस रैली को लीड करता हुआ भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 54,800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 55,800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी फिलहाल स्थिति अच्छी नजर आ रही है। दोनों में खरीदारी कराए 25,050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 54,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी अब मोमेंटम में आता हुआ काफ़ी हमने इस पे पेशेंस देखा है, लेकिन अब पीएसयूज कल चल रहे थे, आज प्राइवेट से साथ मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ से सपोर्ट आता हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर पहले जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल और सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पहले कॉलर इनफैक्ट कहाँ से जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आशुतोष जी हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आशुतोष जी, आप कैसे हैं? हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आशुतोष जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर आस्किंग। बढ़िया। मेरे पास सवाल 1000 शेयर हैं वोडाफोन के 7 रुपए के रेट पर। क्या मैं रुकूं? 6 महीने रुक सकता हूँ? क्या सलाह देंगे आप? 7 रुपए के रेट पर है। कल 8 के ऊपर गया था। AGR मामले की जो सुनवाई है 19 सितंबर को हो सकती है और शायद इस बार आशा की किरण ऐसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से तो देख रहे हैं हम स्थिति डामाडोल, 3% से नीचे वोडाफोन गिरकर कर रहा है कारोबार। लगातार चर्चा हुई है आशीष जी वोडाफोन आइडिया को लेकर हमारे चैनल पर, शोज में। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक, कुछ ठीक नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस से ये कंपनी जूझ तो रही ही है। एक खबरों के बीच में देती है ये टाइम निकलने के लिए, पर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की जाए कि नहीं की जाए। अब 7 रुपये की इनकी खरीद है, अभी भी ठीक ठाक थोड़े प्रॉफिट में है, मतलब मामूली प्रॉफिट में। क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए या होल्ड करें? जी जी देखिए, ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें काफी इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं और काफी पेन में हैं। लकीली इनके लिए अच्छा है कि इन्होंने 7 रुपए में खरीदा और ऑलमोस्ट 10% का मूव इन्हें मिल रहा है। अब देखिए, एक्सट्रीमली हाई वोलेटाइल स्टॉक है और इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, मतलब परफेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल्स पे वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। अगले जो दर्शक है हरियाणा से हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए। पंकज जी नमस्कार। तो मैम जय श्री राम मैम, बेटी जी को भी जय श्री राम। जय श्री मेरा राम। सवाल है मैम, ऑयल इंडिया पे 1000 शेयर लिए थे 540 पे अक्टूबर 2024 पे। ठीक है। अभी ये कंटिन्यू नीचे आ गया मैम, मैं अभी थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, 3-4 महीने। लगातार एक लोअर लोस तो बनते हुए दिखाई दिए और लोअर लोस के बाद भी इसने कोई अपवर्ड की ट्रेजेक्टरी बनती हुई नहीं दिखाई है। कंसोलिडेशन के फेज में एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ नजर आया। हालांकि अगर हम इसका पूरा का पूरा एक्शन समझे तो ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है ये स्टॉक है, लेकिन अब क्या करा जाए, क्योंकि काफी लॉस तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं करंटली। बहीती जी क्या करा जाए, आगे की ट्रेजेक्टरी होल्ड करा जाए या फिर निकल लिया जाए लॉस बांध के? जी देखिए, 25-26% ऑलरेडी डाउन है इनके लेवल से। इन लेवल्स पे अब स्टॉप लॉस की सलाह नहीं रहेगी कि यहाँ पे एग्जिट करें, क्योंकि स्टॉक ने ना पिछले 4 हफ्तों में एक कंसोलिडेशन किया है और एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करने का अटेम्प्ट ले रहा है। जो पिछले 4 वीक्स का लो है एग्जैक्टली वो 400 के आसपास में ही बन रहा है और हमें लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये 400 का जो जोन बना है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए वो 380 का, और पोजीशन में बने रहे। ऊपर में पुल बैक में हमें लगता है इसमें 450 और 470 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, ऑयल इंडिया पर फिलहाल ये व्यू आपके लिए, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब आगे कॉलर की तरफ चलते हैं। बलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। बलवीर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कर्नाटका बैंक पर है। मेरे पास कर्नाटका बैंक के 800 शेयर हैं जिनकी एवरेज प्राइस 181.71 रुपीज है। रात ही उन्होंने डिविडेंड दिया है 5 रुपए पर शेयर, अप्रोक्सीमेटली 4000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। दूसरा मेरा सवाल पिकाडली एग्रो पर है। वो मैंने 95 में परचेज किया था, 300 शेयर उस समय दिए थे, 10 रुपीज पर शेयर था। बोनस और एडजस्टमेंट के बाद इसमें मेरे पास 1200 शेयर है, उनकी एवरेज प्राइस 2.5 रुपीज बनती है और जो करंट प्राइस है वो 700 प्लस है। मैं दोनों शेयरों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या करूँ, एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? ओके बलवीर जी, आपका सवाल समझ लिया हमने। कर्नाटक बैंक हम सवाल ले पाएंगे आपका, कर्नाटक बैंक पे पूछ लेते हैं। डिविडेंड मिल गया इनको यहाँ पे, लेकिन इनकी जो एवरेजिंग प्राइस है अगर उस पे देखें तो लॉस थोड़ा झेल रहे हैं। इस साल में अब तक कर्नाटका बैंक 175 पे अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है, करीब 17% टूटा है और पिछले साल भी 24% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न आशीष जी कर्नाटका बैंक से मिला था। क्या करना चाहिए इनको? जी
जी देखिए, बैंक्स पे पॉजिटिव हो रहे हैं और जिस हिसाब से पीएसयूज और छोटे बैंक्स में मोमेंटम देखने मिल रहा है और वो लीड कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, इनमें मोमेंटम अच्छा बन रहा है। कर्नाटका में वैसी कैचअप रैली अभी तक देखने नहीं मिली है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कर्नाटका और फेडरल दो यहाँ से एक आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी इस पोजीशन में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 168 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कर्नाटका में बैंक में 195 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो कर्नाटका बैंक में जो लेवल्स बता दिए गए हैं 195 के जोन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से आरके जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या सवाल है आपका? मैडम ये हमारे 200 मस्जिद हैं 245 के। ओके तो पोजीशन बताइए, इसका प्रॉफिट ले या अभी वेट करें, होल्ड करें? एक छोटी मिंजोली कंपनी है तो यहाँ पे थोड़ा भी वॉल्यूम में अप डाउन होता है तो एक एक्शन डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। और अगर पिछले एक महीने की बात कर ली जाए तो करीब करीब 55% के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं। पिछले 6 महीने में करीबन 90% के रिटर्न इसने दिए हैं। बहेदी जी क्या करना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बांध लेना चाहिए या फिर इस टाइम पे यहाँ पे स्टिक अराउंड करना चाहिए? जी देखिए, काफी रीसेंट लिस्टिंग है। आई थिंक फरवरी से ही डेटा दिख रहा है इसका, फरवरी 2025 से, और 200 के आसपास में एक ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था इसका। और वहां से पिछले 2 हफ्तों पहले एक ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंस इनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आई थिंक 265 का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर रखे, तो काफी का ही स्टॉप लॉस है और पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स इसमें देना मुश्किल है। मॉस्ट्रिप ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है। सेमीकंडक्टर वाली न्यूज़ के बाद याद होगा कंचन आपको, इस पूरी स्पेस में सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, इसलिए एक महीने में शानदार रिटर्न्स मॉस्ट्रिप से आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार अग्रसर होकर काम भी कर रही है सेमीकंडक्टर को लेकर, तो कुछ रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए। सावन मुंडा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। सावन जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं सावन मुंडा। एक्चुअली मैंने डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री का शेयर खरीदा था 230 के भाव में, तो अभी ये मुझे होल्ड करना है या एग्जिट हो जाना ये स्टॉक से? 230 की खरीद है आपकी, ओके नाइस। और 1224 पर कर रहा है कारोबार, अच्छे खासे मुनाफे में आप, लगभग 1000 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा तो हो रहा है आपको। अब 1502 के लेवल पर गया था ये, कब लिया था ये वाला स्टॉक सावन जी आपने? नहीं, मैं डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो कि 230 के भाव में लिया था। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, ओके गलत स्टॉक फायर हुआ तो कोई बात नहीं। 165 पर कर रहा है कारोबार, ठीक है। थोड़ा अभी 230 की खरीदे तो लॉस झेल रहे। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज 64 रुपये प्रति शेयर का लॉस। क्या करना चाहिए आशीष जी, इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या हिदायत रहेगी फिलहाल? जी देखिए, स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में बना हुआ है, एक फॉलिंग चैनल के में ही ट्रेड कर रहा है और ऊपर के लेवल्स पे जो चैनल के बाउंड्रीज है वहां पे हम बार बार देख रहे हैं इसमें प्रेशर बन रहा है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि नीचे में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया स्टॉक ने। 155 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट जोन और डिमांड जोन की जैसा दिख रहा है चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी इन्हें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 155 का ही एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 185 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके 185 तक के नंबर्स हमें डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, तो पहले जो स्टॉक था वो डीसीएम श्रीराम था, लेकिन जो बाद में फ्लैश किया गया है वो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री है। प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो वो चीज़ आपको खासा ध्यान रखनी है। उसके बाद ही जो लेवल्स दिए गए हैं उसको नोट डाउन करना है। मूविंग फॉरवर्ड, वडोदरा से हमारे साथ जय भूमिया जी जुड़े हैं। जय जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी क्या सवाल है? मेरे पास लुमेक्स ऑटो है 350 शेयर @561। अभी वो करीबन 1200 तो जाके आया है अभी वापस। तो ये टॉप अप हो गया है या फिर अभी मेरा 1 साल का नजरिया है? 1 साल का नजरिया है। अगर हम मई के बाद देखें तो 660 के लेवल से इसने एक अच्छे खासे अपर हाइज, हमें हायर हाइज देखने को मिले हैं। अच्छी खासी छलांग लगाई है, करीब करीब डबल हो गया है मई के बाद से अब। और अपने अभी रिसेंटली 52 हफ्ते के हाई को भी ये टच करके आया था, लेकिन उसके बाद एक हमें हल्का सा कंसोलिडेशन उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। भाई जी क्या लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है हायर लेवल से और भी ज्यादा हमें आती हुई दिखाई देगी या इसे होल्ड किया जाए?
क्योंकि डबल हो गया है ऑलरेडी जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगाया था। जी जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। जरूर अच्छे प्रॉफिट में है, लेकिन ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ल्यूमैक्स एक काफी रेनाउंड ऑटो एंसिलरी रही है स्पेस में। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि वापस एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ऊपर के जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं ल्यूमैक्स में, वो 1300 प्लस के आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1010 1010 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, ल्यूमैक्स ऑटोटेक 1102 पे कर रहा है कारोबार, आपको होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, जॉट डाउन कर लीजिए। 1010 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अगले कॉल की तरफ चलते हैं। भाग्येश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाग्येश जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? श्रेया मैडम, मैं अंबरनाथ से बात कर रहा हूँ। और पहले तो दोनों को नमस्कार। श्रेया जी, कांचन जी, आपको नमस्ते। और नमस्ते आशीष जी को भी नमस्कार मेरा। तो मेरा सवाल टाइटन पे रहेगा। मेरे पास 618 टाइटन के शेयर है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 950। बहुत पुरानी खरीद है ये तो, लेकिन ये 3500 और 3900 के बीच में ही है। तो अभी तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या राय सर? आराम से बैठिए आप, इसमें शानदार प्रॉफिट में आप 5500 रुपये प्रति शेयर का से ज़्यादा का इनफैक्ट प्रॉफिट ले रहे हैं आप। 950 आपकी खरीद 3514 के लेवल पर टाइटन कर रहा है कारोबार। गजब के प्रॉफिट में। आशीष जी बस बताने आए हैं हमें कि देखो मेरे पास इतना प्रॉफिट हो रहा है, और स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उन्होंने लिया था। आशीष जी को रखिए एक बार स्क्रीन पर। क्या करना चाहिए? और रिपोर्ट्स भी देख रही थी आशीष जी, मैं काफ़ी रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि टाइटन को लेकर जो थोड़ी बहुत कंसर्न्स हम जता रहे थे कि शायद लैब ग्रोन डायमंड का जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है तो टाइटन पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ब्रोकरेज ऐसा मान के चल रहे वो भी असर धूमिल होता हुआ जा रहा है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी भी आराम से होल्ड कर सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी जी देखिए, बहुत अच्छा शेयर लिया इन्होंने और अच्छे प्राइस पे लेके पेशेंटली होल्ड किया है, और एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है ये, और काफी अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके दिया है इसने इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है, सिर्फ इन्हें जो करना है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आए, क्योंकि एक पॉइंट पे हमेशा स्टॉप लॉस, भले इन्वेस्टमेंट भी है वहां पे भी जरूरी है मेंटेन करना। तो जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3350 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है टाइटन में वापस इन्हें 3800 के शॉर्ट टर्म में ही टारगेट्स देखने वापस मिल सकते हैं। तो ये थी राय टाइटन पे, और नो डाउट यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिल गए। लेकिन काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से हम गोल्ड के दाम में इजाफा देख रहे हैं, तो फेस्टिव सीजन को नियर टर्म आउटलुक में बता रही हूँ जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आया है, एनालिस्ट व्यू की तरफ से आया है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो छोटे हम ऑर्नामेंट्स लेते हैं, रिंग लेते हैं, इयररिंग्स लेते हैं, तो उनकी सेल्स में हमें थोड़ा सा एक धीमापन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमें जो सोने का भाव है वो उछाल लगाता हुआ दिखाई दिया है, तो वो नियर टर्म एक कंसर्न बना हुआ है। लेकिन जैसे कि टेक्निकली वहीती जी ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उस पर आप स्टिक अराउंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महुआ से हमारे साथ जयदेव जी जुड़े हैं। जयदेव जी प्रणाम। जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है? बिरला सॉफ्ट के 50 शेयर पड़े हैं और 750 के करीब मैंने उसको परचेज किया था 1.5 साल पहले। मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई वेट और सेल इट आउट? राइट। लगातार एक बॉटम इसने बनाया है, नीचे ही जाता हुआ दिखाई दिया है 700 के लेवल से। इनफैक्ट अगर हम बात करें 750 के लेवल से लगातार एक लोअर लोज, और लोअर लोज के बाद भी ये रुका नहीं है, वहां से भी कोई एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी इसने पकड़ी नहीं है। करीबन 350 के लेवल से लगातार ये कंसोलिडेट हुआ है और अभी भी एक कंसोलिडेशन के फेज में ही होवर करता हुआ नजर आ रहा है। बहिती जी क्या करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट कैसा लग रहा है? जी जी देखिए, काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है पूरे के पूरे मिड कैप आईटी स्पेस में, और जहां हमने देखा है कि मिड कैप में आईटी में परसिस्टेंट, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में एक गिरावट के बाद एक शानदार रिकवरी भी देखने मिली। ये स्टॉक में वैसा कुछ भी नहीं देखने मिला। एक अच्छी बात है कि अभी F&O के से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि शॉर्टिंग जो थी अब वो बंद होते हुए देखने मिलेगी, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग अब यहाँ से थोड़ा सा देखने मिल सकता है। और स्टॉक ने वैसे भी पिछले 4 से 5 हफ्तों से कंसोलिडेशन किया है 370 का जो जोन है वहां पर। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, सिंस ऑलरेडी इनके भाव से काफी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी।
स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 355 के करीब का कैसे मेंटेन करे। हमें लग रहा है शायद ऊपर में इसमें 430 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। 430 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। और आईटी स्पेस में देखें थोड़ा तो मोमेंटम वापस आया, हालांकि अभी भी फ्लैट कारोबार मिड कैप आईटी स्पेशली वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम है। पीएसयू बैंक्स कल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें लगा के चल रहे हैं मार्केट की, यहाँ पे भी रिवाइवल देखने को मिल सकता है। उसी पे सोशल मीडिया से सवाल आ रहे हैं आशीष जी, और आशीष जी ने ही पूछा है एसबीआई पर पूछ रहे हैं। एक बार रखिए स्टॉक एसबीआई स्क्रीन पर, और ये कह रहे हैं पिछले 15 दिन से 810 825 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, फ्लैट है। एसबीआई ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है भाईती जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब क्या लग रहे हैं आपको इन स्तरों से कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं? 900 तक का जोन देखने को मिलेगा? आशीष जी पूछ रहे हैं ट्विटर पर। जी देखिए, कंसोलिडेशन किया है इसने, और जहां हम देख रहे हैं कि कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पीएसयूज में एक अच्छी मोमेंटम बनी, एसबीआई में अभी तक वैसा मोमेंटम मिसिंग है, बट हमें लग रहा है कि कैचअप रैली अब यहाँ पे देखने मिल सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 800 से 810 का जो जोन है वहां पे काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हो गया है स्टॉक में, तो एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, तो 805 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 860 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। 860 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं एसबीआई में फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और ये लेवल्स आप ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करके क्रिप्टो कॉर्नर के। अब बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन डीसीएक्स। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ एक खास मेहमान है आज सिग्मा कैपिटल के पार्टनर एंड सीईओ विनीत बुडकी। विनीत नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्लियरली क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एज टेक्नोलॉजी एंड एसेट क्लास में हमने अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। सिग्मा कैपिटल इसमें किस तरह से जुड़ा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं? मनीषा, बुलाने के लिए थैंक यू। सिग्मा कैपिटल एक्चुअली एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसने जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। मैंने पहले 2 फंड कर चुका हूं जिसमें क्लोज टू 300 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। आप जैसे मार्केट में देखते हैं टॉन, सुई, सोलाना, ये सब हमने पहले इन्वेस्ट किए हुए हैं पिछले 4 सालों में। तो इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, एसेट क्लास को बढ़ाने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेट प्रोजेक्ट्स और ग्रेट फाउंडर्स लाते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो किस तरह से आप यहाँ पर इस मार्केट को बढ़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि 2021 तक भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे यहाँ पर डेवलपर्स थे, स्टार्टअप्स भी थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस है जहाँ तक इंडियन मार्केट्स में इस तरह का सिनेरियो है या इकोनॉमी है। कैसे आप उसे देख रहे हैं फिलहाल? इंडिया जो है बहुत बड़ा डेवलपर मार्केट है। अगेन जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं यूजुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो लोग हमेशा टोकन खरीदने और बेचने की बातें करते हैं कि ये टोकन ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। हम एज वेंचर कैपिटलिस्ट ऑलवेज एडॉप्शन की बात करते हैं कि एक्चुअल में कोई यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इंडिया में धीरे धीरे एडॉप्शन यूज केसेस आ रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट जो हमने की है वो गेम्स बना रहा है, और ये गेम्स प्लान्ड है टू गो अक्रॉस इंडिया काफी सारे मोबाइल नेटवर्क्स में। सो इंडिया में एडॉप्शन धीरे धीरे आ रही है। पॉलीगॉन इंडिया से आया था, अगर आपको याद होगा, संदीप ने पॉलीगॉन बनाया था। तो यस, इंडिया में आ रही है एडॉप्शन, इस स्पेस में आ रही है जैसे यूएस में आ रही है नहीं, बट डेफिनेटली रही है। ऑलराइट विनीत, अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज या फिर मिडल ईस्ट से कंपेयर करें, इंडिया की रैंकिंग इन सेंस ऑफ एडॉप्शन इन इन्वेस्टमेंट हाई है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, और जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स काफ़ी सारे नए वेंचर्स यहाँ पर हैं, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी है आगे जाकर, किस तरह का ये मार्केट आप देखते हैं? और इंडिया इन कंपैरिजन टू अदर एशियन पीयर्स कैसा है? सी अगेन इंडिया, मैं पिछले 15-20 साल से इंटरनेट पे भी रह चुका हूँ और हमने हमेशा देखा है कि पहले यूएस में टेक्नोलॉजी आती है। Amazon.com यूएस में बनी थी, बिनी बंसल ने अमेजन में 1 साल काम किया था, उसके बाद जाके फ्लिपकार्ट बनाया। तो हमेशा टेक्नोलॉजी यूएस से यूरोप जाती है और यूरोप से सिंगापुर आती है और उसके बाद इंडिया में आती है। तो क्रिप्टो में भी सेम ही केस है। इंडिया थोड़ा लैगिंग है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज, एडॉप्शन वाइज। अभी भी गवर्नमेंट को समझ नहीं आता है कि क्रिप्टो एक करेंसी नहीं है। क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं जो एक्चुअली चेंज करने का ट्राई कर रही हैं, कैसे
ट्रांजैक्शंस और इंटरैक्शंस होंगे फ्यूचर में। आज भी लोगों को लगता है कि मैजिक कॉइन है, हवा में आ गया कोई कॉइन, उसको खरीद लो, प्राइस ऊपर चले जाएगा। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अगर आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें $60 बिलियन के डिपॉजिट है आज की डेट में और जिसकी मार्केट कैप 120 बिलियन है आज की डेट में, वैसे ही क्रिप्टो में Aave.com है। Aave.com भी बैंक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया हुआ, 70 बिलियन के डिपॉजिट है और $2 बिलियन की मार्केट कैप है। सो ये रियल कंपनीज है। जैसे इंडिया ने आधार कार्ड बनाया था, आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक्स लेके गवर्नमेंट ने कार्ड बनाया जिसमें बैंक से कनेक्टेड है, वैसे ही क्रिप्टो में वर्ल्ड कॉइन है। वर्ल्ड कॉइन सैम ऑल्टमैन जिन्होंने ओपन एआई बनाया था, एक्चुअली आपकी बायोमेट्रिक्स लेके आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है। तो एक्चुअल कंपनीज है ये, मैजिक कॉइन्स नहीं है। इधर नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी में आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसके शेयर मिले और उसका रेवेन्यू मिले। टोकन्स में प्रोसेस ओनरशिप होती है, तो ये समझना बाकी है। बट अदरवाइज इंडिया में डेवलपर एक्टिविटी काफी है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फाउंडर्स बाहर आके बना रहे हैं और ग्रोथ है। विनीत, अगर इंडियन मार्केट की यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाकी कंट्रीज में हमने देखा है कि चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, NFTs का भी हमने एक क्रेज आता हुआ देखा, लेकिन अब जिसकी बात सभी लोग कर रहे हैं वो है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इंटरनेशनली यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, मार्केट कैप काफ़ी ऊंचाई पर है। इंडियन मार्केट्स अभी यहाँ पर कहाँ हैं, और आप कहेंगे यहाँ पर भी अवेयरनेस की थोड़ी कमी है जहाँ तक भारत की बात है? एब्सोल्युटली। सी क्या हुआ था, नॉर्मली ये जो साइकिल्स हैं, 4 ईयर के साइकिल्स होते हैं, 2 साल बेयर मार्केट रहता है, 2 साल मोमेंटम आता है। नॉर्मली बेयर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बातें होती है, जहां पे आप सुई जैसी कंपनियां बनाते हो, टॉन जैसी कंपनियां बनाते हो, जहां पे एक ब्लॉकचेन बनेगा, जहां रैपिड डिप्लॉयमेंट हो सकती है। बट इन द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद एक्चुअली कंपनीज चाहिए, डैप्स चाहिए, जिधर से यूजर्स आएंगे। यूजर्स लेंडिंग बोरोइंग से आती है, जिसको बैंकिंग बोलेंगे। यूजर्स रियल वर्ल्ड एसेट से आ सकते हैं, यूजर्स स्टेबल कॉइन से आ सकते हैं, काफी गेम से काफी यूजर्स आ सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट एक्चुअली काफी हाइप अप हो रहा है। दुबई में और जापान में रेगुलेशंस बन गए इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसको टोकनाइज कर दी और लोगों ने उसको खरीदा। इन द एंड लैंड डिपार्टमेंट को एग्री करना चाहिए कि वो टाइटल डीड ब्लॉकचेन पे गई है, वो एग्रीएबल है टू चेंज हैंड्स। तो इंडिया में अभी अगेन लोगों को यही नहीं मालूम कि क्रिप्टो होता क्या है, तो ये सब रेगुलेशंस और ये सब रूल्स लाने में टाइम लगेंगे। बट वर्ल्ड ओवर डेफिनेटली रियल वर्ल्ड एसेट्स हैव बिकम बिग। ओह एब्सोल्युटली। तो आपका कहना सही है कि इंटीग्रेशन यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें, नहीं तो तब तक ये जस्ट अबाउट प्योर एसेट क्लास बन के रह जाएगा। विनीत, एक फाइनल क्वेश्चन, सभी मार्केट्स को, सभी एसेट क्लासेस को यहाँ पर यूएस फेड की अनाउंसमेंट का इंतजार है। हमने काफ़ी हद तक सभी क्रिप्टोज को ये फैक्टर इन करते हुए भी देखा है। आपकी क्या सेंस है, क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप ओवरऑल प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टोज में लीडिंग टू यूएस फेड? सी, जब भी हम लोग पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर 2 थिंग्स जो हम क्लियरली देखते हैं। वन होता है एक्सटर्नल पैरामीटर्स, न्यूज लाइक फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, उससे रिस्की एसेट्स में पैसे डेफिनेटली जाने वाले हैं। बट अगेन द सेकेंड 50% ऑफ इवैल्यूएशन गोज कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का फाउंडर क्या है। देखिए, अगर इंडिया में टैरिफ लग गए तो भी रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, जिधर मिस्टर अंबानी इज अ फाउंडर एंड हिज टीम एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं। तो पॉइंट है कि ये चीजें मैटर करती है, क्योंकि इससे मार्केट्स अप एंड डाउन जाते हैं। बट इन द एंड कंपनी भी तो काउंट करती है और उसका फाउंडर और फाउंडिंग टीम का कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और विजन इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे तो क्रिप्टो आज की डेट में 1980s का इंडियन स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे लोग अफवाहों में प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट उसी 1980 में एक बंदा आया था, धीरूभाई अंबानी, जिसने रिलायंस जैसी कंपनी बनाई। इस इंडस्ट्री में हर्षद मेहता जैसे और केतन पारेख जैसे स्कैम भी हुए, बट 20 साल बाद ये एक एक्चुअल एसेट क्लास है इंडियन स्टॉक मार्केट। सिमिलरली क्रिप्टो उसी स्टेज पे है। लोगों को समझ नहीं आता कि क्रिप्टो क्या है, टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है। और आई थिंक बेस्ट एडवाइस लोगों के लिए है कि यूट्यूब पे जाके पीपी वाटरबॉल है, एक बहुत अच्छा वीडियो फ्रॉम जसपाल भट्टी, वो एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं बिना जाने। राइट, एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, बाकी एसेट क्लासेस के लिए भी है, इवन इक्विटीज में फॉर दैट मैटर। जानकारी लेना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीत, वो बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना, पावर्ड बाय CoinDCX।